हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 11th का है, इसके चैप्टर नंबर 4 चंद्रशेखर आजाद, जिसको लिखा था सदगुरु शरण अवस्थी ने, इसे हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4 चंद्रशेखर आजाद, जिसे लिखा है सदगुरु शरण अवस्थी, जिनका जन्म सन 1901 ईस्वी में और इनकी मृत्यु सन 1973 ईस्वी में हुई थी। इनके बारे में पढ़ते हैं। सदगुरु शरण अवस्थी मूलतः नाट्यकार, निबंधकार एवं समीक्षक थे। कानपुर में बीएनएसडी कॉलेज के आचार्य थे। श्री अवस्थी का लेखन उनके जीवन काल से जुड़ा हुआ है, जो मूलतः प्रेरणादायक है। नाट्यकार, निबंधकार के समीक्षक थे। कानपुर में इन्होंने बीएनएसडी कॉलेज में पढ़ाने का काम किया। श्री अवस्थी का लेखन उनके जीवन काल से जुड़ा हुआ है, जो हमें प्रेरणा देता है, प्रेरणादायक है। तुलसी के 4 पल तथा भ्रमित पथिक इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रस्तुत संस्मरण में लेखक ने चंद्रशेखर आजाद से जुड़ी हुई स्मृतियों के माध्यम से उनके जीवन, व्यक्तित्व तथा उनकी निडरता पर दृष्टिपात किया है। असाधारण प्रतिभा के धनी चंद्रशेखर आजाद शक्ति के पुंज थे। उन्हें अपने आप पर पूर्ण विश्वास था। आकर्षक व्यक्तित्व, निडर, आत्मनिर्भर, मितभाषी इस वीर पुरुष को स्वर्गीय कहने से लेखक को बड़ी चोट पहुंचती है। उनसे जुड़ी अनेक सूक्ष्म बातों पर लेखक ने प्रकाश डाला है। तो इस चैप्टर में चंद्रशेखर आजाद से जुड़ी हुई बातों के माध्यम से, उनकी यादों के माध्यम से, उनके जीवन व्यक्तित्व कैसे वो थे, कैसे वो निडर थे, इस पर लेखक ने अपनी दृष्टि डाली है, अपने लेखन कार्य को किया है। चंद्रशेखर बहुत ही असाधारण प्रतिभा के धनी थे। उनमें टैलेंट भरा हुआ था। उन्हें अपने आप पर चंद्रशेखर आजाद को पूरा विश्वास था। कैसे इंसान थे वो? आकर्षक व्यक्तित्व था, निडर थे, आत्मनिर्भर थे, मितभाषी, सबसे अच्छे तरीके से बात करने वाले थे और इनको स्वर्गीय कहने में सदगुरु शरण अवस्थी को चोट पहुंचती है और इनसे जुड़ी छोटी से छोटी बातों को उन्होंने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। उन्हें स्वर्गीय कहते चोट लगती है। न जाने उनकी स्मृति आज क्यों सजग हो उठी। भूलना एक महान गुण है। वह समय विस्तार है, स्मृति के बोझ का वह विश्राम है। शरीर में लगे हुए खरोचे, देह में लगे हुए घाव समय के सहारे सूखते और भरते हैं, परंतु मन में लगी हुई चोट, हृदय में हुआ आघात विस्मृति के सहारे ठीक हो जाता है या ठीक हो पाता है। स्मृति की तीव्रता शास्त्रों के अनुशीलन और पुस्तकों के स्वाध्याय से मिलती है और विस्मृति का वरदान संतों के सत्संग और विराग के अनुष्ठान से प्राप्त होता है। यदि संसार में विस्मृति स्वतः सिद्ध न हो तो लोग अपने अपने घाव प्रतिदिन कुरेदते रहे और जीवन कोढ़ की खाद बन जाए। कोढ़ एक बीमारी है जिसमें बहुत ज्यादा खुजली होती है, तो ये जीवन का खाद नहीं बन जाए, इसीलिए इसे भूल जाना, अगर ये हो ही ना तो लोग हर दिन अपने घाव को, अपनी यादों को, पुराने जो भी उनके साथ बुरा हुआ उनको याद करते करते वो कुढ़ते रहे। उन्हें स्वर्गीय, लेखक को चंद्रशेखर आजाद को स्वर्गीय कहने में बहुत ही बुरा लगता है।
और जितने भी यादें उनके साथ उन्होंने बिताई है वह अचानक से जाग उठती है। भूलना भूलना भी एक महान गुण होता है, एक क्वालिटी होता है। वह समय का विस्तार है। जैसे जैसे समय जाता है वैसे वैसे हम हमारे साथ जो भी घटनाएं हैं उन्हें हम धीरे धीरे भूलते जाते हैं। स्मृति के बोझ का वह विश्राम है, यादों का वो एक जगह विश्राम है, रुक जाना। शरीर में लगे हुए खरोच हो या फिर देह में लगे हुए घाव हो, समय के साथ साथ ये सूखते और भरते जाते हैं, परंतु मन में लगी हुई चोट, हृदय में लगा हुआ आघात विस्मृति के सहारे ही ठीक हो पाता है। विस्मृति यानी भूल जाना, याद न रहना, उसके सहारे ही धीरे धीरे हम अपने दुख से उबर पाते हैं। स्मृति की तीव्रता शास्त्रों के अनुशीलन और पुस्तकों के स्वाध्याय से मिलती है। जैसे जैसे यादों को हम याद रखते हैं वैसे वैसे हम उसे कैसे भूलते हैं, अपने आप को किसी और काम में लगा कर, चाहे वो पुस्तक पढ़े, शास्त्र पढ़े, कुछ भी पढ़े। और विस्मृति का वरदान संतों के सत्संग और विराग के अनुष्ठान से प्राप्त होता है। तो यहाँ बताया गया है कि चीजों को हम कैसे स्मृति यानी याद कर सकते हैं, वैसे ही चीजों को कैसे विस्मृति यानी भूल सकते हैं। संतों के साथ सत्संग करके, विराग अनुष्ठान से हम विस्मृति यानी चीजों को भूल भी सकते हैं। यदि संसार में विस्मृति स्वतः सिद्ध न हो तो लोग अपने अपने घाव प्रतिदिन कुरेदते रहे और जीवन कोड़ की खाज बन जाए। लोगों के साथ जो भी बुरा हुआ है अगर वो उन्हें भूलेंगे ही नहीं तो एक घाव बनकर वो उनके जीवन में रह जाएगा। और कौन सी बीमारी के बारे में बताया? जीवन कोड़ की खाज, कोड़ में बहुत ज्यादा खुजली होती है। क्षण आते हैं और चले जाते हैं, उनके आवर्तन में स्मृतियों की छाप लगी होती है और धुलती चलती है। धुले हुए पाटों के भीतर से भी कुछ आकर झांक कर रूपरेखा से परिचय करते हैं। ये आकार क्षणों के श्रृंगार भी हो सकते हैं, चाहे स्वतः कितने ही सुखमय हो, और वे आकार क्षणों के अभिशाप भी हो सकते हैं, चाहे कितने ही सुखपूर्ण हो। वे व्यक्ति, वे घटनाएं, वे परिस्थितियां धन्य हैं जिनकी अमिट छाप क्षणों का श्रृंगार है। उनके लिए विस्मृति समय के प्रवाह को रोककर स्वयं घंटों प्रतीक्षा करती है। मन में संतत्व और चिराग की स्वतः वर्षा हुआ करती है। तो इसमें हमने देखा कि जैसे पल, खुशी के पल आते हैं चले जाते हैं, गम के पल आते हैं चले जाते हैं, लेकिन वो हमारी यादों में हमेशा रहती है। और आवर्तन कहने का मतलब है चक्कर लगाना। तो हमारी यादों में वो चक्कर लगाती है और एक छाप छोड़ जाती है। धुले हुए पाटो कहने का मतलब है पटुता या दृढ़ होना, किसी चीज में दृढ़ होना। तो धुले हुए पाटों के भीतर से भी कुछ झांक कर रूपरेखा से परिचय कराया करते हैं। ये आकार क्षणों के श्रृंगार भी हो सकते हैं, चाहे स्वतः ही कितने सुखमय हो। सुख के पल जितने आते हैं वो हमारे जीवन में एक श्रृंगार की भांति होते हैं, और कुछ क्षण ऐसे होते हैं जो दुख के भी होते हैं, जो आकार है वो क्षणों के अभिशाप भी हो सकते हैं, चाहे कितने ही सुखपूर्ण ही क्यों ना हो। कोई पल है जो खुशी का है, वो एक तरह से श्रृंगार सुखपूर्वक भी हो सकता है, अगर वही चीज जो सुखमय है वो सुखमय अभिशाप में भी बदल सकता है। तो ये दोनों तरीके से हो सकता है। उनके वे व्यक्ति, वे घटनाएं, वे परिस्थितियां धन्य हैं जिनकी अमिट छाप क्षणों का श्रृंगार है। वे व्यक्ति जिसके जीवन में सुख, वे घटनाएं जिसमें हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं, वे परिस्थितियां धन्य होती है, क्योंकि उस पल में वो हमारे जीवन में एक श्रृंगार का काम, एक गहने का काम, एक अच्छाई चीज दिखाने का काम हमारी यादों में, हमारी स्मृति में वो रह जाती है। उनके लिए विस्मृति समय के प्रवाह
को रोककर स्वयं घंटों प्रतीक्षा करती है। मतलब कुछ अच्छी चीजें होती है जिसे हम बहुत जल्दी नहीं भूलते हैं, दुख की चीजों को हम जल्दी भूलना चाहते हैं, तो मन में संतत्व यानी साधुता और चिराग की स्वतः वर्षा हुआ करती है। चंद्रशेखर ऐसे ही व्यक्ति, ऐसे ही घटना और ऐसी ही परिस्थिति थे। उनकी स्मृति मन का पुण्य है। उनकी चीजों को याद कर कैसे हम अपने मन को पुण्य कर सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं। मेरी न जाने कितनी बार उनसे भेंट हुई होगी, ये लेखक सदगुरु शरण कह रहे हैं। मेरी न जाने कितनी बार उनसे भेंट हुई होगी। मेरे छोटे भाई के मित्र होने के कारण वे मुझे हमेशा भैया कहा करते थे। किसी के घर, किसी सड़क पर, किसी रेलवे स्टेशन पर, जिस हालत में भी वे दिन के किसी क्षण में मुझसे मिलते, उन्होंने हमेशा ही मेरे प्रति अग्रज का सम्मान प्रदर्शित किया। अग्रज यानी बड़ा भाई। क्रांतिकारी लोग वचन के बड़े कृपण और मंतव्य के बड़े गोप्य होते हैं, पर उन्होंने अपना समझकर मुझसे कभी कोई दुराव नहीं रखा। उन्हें भय बिल्कुल न था। वे निश्चिंत थे कि वे जीते जी किसी के हाथों नहीं आ सकते। कटी से लटके हुए 2 माउजर पिस्तौल और कंधे पर पड़ी हुई कारतूस की पेटी पर उनका पूरा भरोसा था। जिस किसी के घर हम लोगों ने उन्हें छिपाकर रखने की व्यवस्था की, उसे वे हमेशा निश्चिंत रखते थे। उन्होंने स्पष्ट कह रखा था कि वे 4 घर दूर पहुंचकर तमंचे बजाएंगे, जिससे उनके आश्रयदाता पर कोई आपत्ति न आ सके। तो लेखक के छोटे भाई के मित्र थे चंद्रशेखर आजाद, इसीलिए चंद्रशेखर आजाद लेखक को बड़े भाई की तरह सम्मान देते थे। वे उनके घर पर, किसी सड़क पर या किसी रेलवे स्टेशन पर किसी भी हालत में जब उनसे मिलते थे तो वो उनको बड़ा सम्मान देते थे लेखक को। वे क्रांतिकारी थे। एक चंद्रशेखर एक बहुत ही बड़े क्रांतिकारी थे। जब भी वो लेखक से मिलते, उन्हें हमेशा सम्मान देते। उन्होंने कभी उनसे कभी दुराव, कभी भेदभाव नहीं किया। हमेशा लेखक को उन्होंने अपना समझा। चंद्रशेखर आजाद को कभी भी कोई डर नहीं था, कोई भय नहीं था। वे निश्चित थे। वे जीते जी ऐसा सोचते थे कि वो किसी के हाथ नहीं आने वाले हैं। 2 माउजर पिस्तौल रखते और कंधे पर कारतूस की पेटी, गोलियों की पेटी पर उनको पूरा विश्वास था कि उन्हें कोई कुछ नहीं कर सकता है। और जिस किसी के घर में उन्हें छिपा कर रखने की व्यवस्था होती, तो वे हमेशा निश्चिंत रह जाते और उनके दिमाग में हमेशा यह स्पष्ट था कि वे दूर दूर जाकर, 4 घर दूर जाकर भी अपने गोलियां चलाएंगे और जो उन पर डिपेंड है, आश्रयदाता है, जो उन पर डिपेंड है, उनको उनसे कोई आपत्ति न आ सके। जो उनके जानने पहचानने वाले लोग हैं, जब वो गोली चलाएंगे तो उनको उनसे कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए वो 4 घर दूर जाकर तमंचे चलाएंगे। उन्होंने महात्मा गांधी की अहिंसा की निस्सारता पर मुझे घंटों समझाया होगा और मैंने उनकी हिंसा पद्धति का खुलकर बुराई की होगी, पर हम दोनों का पारस्परिक आदर बढ़ता ही गया क्योंकि हम दोनों अपने विचार में ईमानदार थे। मेरा विचार केवल तर्क का श्रृंगार और मानसिक प्रत्यय मात्र था। उनके व्यवहार पक्ष की शक्ति मुझ में न थी। उनका विचार कर्म की शोभा और योगक्षेम का प्रकाश था। उनके व्यक्तित्व में इतना बल था कि मेरी इच्छा के प्रतिकूल वो मुझसे काम ले लिया करते। महात्मा गांधी क्या थे? अहिंसा के पुजारी थे और इसके विषय पर वो हमेशा समझाया करते थे और लेखक को समझाया करते थे। जब लेखक ने उनकी हिंसा पद्धति का खुलकर बुराई किया, लेकिन बुराई करने के बाद भी वो बोलते थे मारना ये सब बुरी बात है, लेकिन फिर भी इस बात पर भी हम दोनों का आदर बढ़ता ही गया। वो हमेशा से लेखक का आदर सम्मान करते थे। और क्यों? क्योंकि दोनों ही अपने काम में ईमानदार थे। मेरा विचार केवल तर्क और
श्रृंगार और मानसिक प्रत्यय था। हमेशा तर्क और वितर्क उन दोनों में चलता रहता था, लेकिन इसके बावजूद भी लोग वो दोनों एक दूसरे को पूरा सम्मान देते थे। जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद में व्यवहार पक्ष की जो शक्ति थी वो लेखक में नहीं थी, सहन करने की हो या किसी चीज को हैंडल करने की हो, वो शक्ति लेखक में नहीं थी। उनका विचार कर्म की शोभा और योगक्षेम का प्रकाश था। उनकी जो शोभा थी उनका कार्य था, उनके कार्य करने का तरीका था। उनके व्यक्तित्व में इतना बल था कि मेरी इच्छा के प्रतिकूल वो मुझसे काम ले लिया करते थे। मतलब चंद्रशेखर आजाद इतने ज्यादा बलशाली थे, इतने ज्यादा वो अच्छे ईमानदार थे कि लेखक उनके कोई काम को नहीं भी करना चाहे लेकिन भी चंद्रशेखर आजाद उनसे वो काम ले लिया करते थे। उनकी बात पूरी करने में मैं अपने को गौरवान्वित अनुभव करता था। चंद्रशेखर आजाद के काम को करने में वो खुद को लकी समझते थे, गौरवान्वित समझते थे। क्रांतिकारियों के कई विस्फोट कार्य और मेरे परिचय के अंतरकाल में ही हुए, पर उन पर बातें करने और पूछने का मुझे संभव न था। जो भी थोड़ा बहुत संकेत वे कर देते, मेरी मुद्रा में उसका अनुमोदन न देकर प्रसंग टल जाया करता था। उनका शरीर शक्ति का पुंज था और उनकी आत्मनिर्भरता की प्रतिकृति। उनके स्फीत शिराओं में उष्ण रक्त का भरपूर प्रभाव या उनके कार्यों की शोभा मुखरता और वाणी की शोभा मौन थी। न जाने कितने रूपों में मैंने उन्हें देखा। कलंगीदार पंजाबी पगड़ी हुए पहने देखा, ढीले सलवार में वो जितने अच्छे लगते थे, खद्दर के कुर्ते, बंगाली की धोती में वे और भी ज्यादा अच्छे लगते थे। साधारणतः वे खुले गले का कोट और दोनों पैरों को कछोट से ढकने वाली धोती पहनते थे। मैंने उन्हें सूट और हैट में भी देखा और पूरे पंजाबी परिधान में भी। हर प्रकार के वस्त्र में चंद्रशेखर आजाद बहुत ही अच्छे लगते थे। तो कैसे एक क्रांतिकारी थे चंद्रशेखर आजाद। उनके कार्य में और लेखक के परिचय में अंतर था समय में। पर उनकी बातें, कोई भी बात उन पर की जाए या उनसे कोई रिलेटेड बात पूछा जाए मुझसे, तो थोड़ा बहुत संकेत वो कर देते थे, थोड़ा बहुत बात बता देते थे, लेकिन उस प्रसंग को वहीं पे टाल देते थे या टल जाया करता था। उनका शरीर बहुत ही शक्ति का विशाल भंडार कहो या पुंज था। उनकी आत्मनिर्भरता, कैसे वो आत्मनिर्भर थे, किसी पे कभी डिपेंड नहीं थे। उनके स्फीत शिराओं में उष्ण रक्त का भरपूर प्रवाह, स्फीत यानी घनी या बढ़ी हुई। उनके कार्यों की शोभा मुखरता और वाणी की शोभा मौन थी। वो कोई भी कार्य दिखावा करके नहीं, वो मौन रह के अपने हर कार्य को किया करते थे। और कितने रूपों में उन्होंने यानी लेखक ने चंद्रशेखर आजाद को देखा, कितने तरीके के वस्त्र पहने हुए देखा और हर तरीके के वस्त्र में वो बहुत ही जचते थे। चाहे वो कलंगीदार पगड़ी हो, ढीले सलवार हो, खद्दर के कुर्ते हो, बंगाली धोती हो या खुले गले का कोट हो, दोनों पैरों को कछोटे यानी धोती के सिरे जो पांव को छूते हैं उनको ढकने वाली धोती पहनते थे। तो हर एक वस्त्र में वो कितना खिलते थे, ये लेखक हमें बता रहा है चंद्रशेखर आजाद के बारे में, जो उन्होंने उनके साथ जो समय बिताया। कठोर और हिंसापूर्ण संदर्भ के भीतर उनका मक्खन सदृश कोमल मन मैंने अच्छी तरह देखा। उनकी वीरता में जो उग्रता थी उसका लक्ष्य राजनीतिक अपराध था और भारत को स्वतंत्र करने की बलवती आकांक्षा थी। उनके साहस में जो ध्वंस की सूचना थी उसका आलंबन विदेशियों के पशुबल की अकड़ थी। अपने देश के जो निरीह प्राणी उनके क्रांति के मार्ग में आने के कारण नष्ट हो जाते थे, उनके लिए चंद्रशेखर के पास अपार सहानुभूति और छलकते हुए आंसू थे।
पर उनकी सार्वजनिक कार्य पद्धति में दया का दूसरा नाम कायरता और क्षमा का दूसरा नाम आपत्ति था। मेरे जैसे उदात्त वृत्तियों की दुहाई देने वाले व्यक्तियों को उन्होंने परिणाम द्वारा कई बार प्रमाणित कर दिया था कि उनकी ही कार्य पद्धति समीचीन है। समीचीन यानी समुचित है। तो एक तरीके से वो जिस तरीके से वो कार्य करते थे, हमें ऐसा लगता था कि वो कठोर है, हिंसापूर्ण है, लेकिन वो बहुत ही कोमल मन के भी थे। उनके वीरता के अलावा वो उग्रता, वो इतनी ज्यादा उग्र क्यों हुआ करते थे, इतने ज्यादा गुस्से में या पिस्तौल चलाना ये सब कार्य वो क्यों करते थे? क्योंकि राजनीतिक अपराध के कारण जो अपराध किया जाता था उसके अलावा वो उसके ऊपर अपनी आवाज उठाते थे। भारत को स्वतंत्र कराने की उनकी जो मन में कामना थी वो बहुत ही बलवती थी, बलवान थी। उनके साहस में जो ध्वंस की सूचना थी, जितना उनको साहस था, और वो इतना उग्र क्यों होते थे? क्योंकि जो विदेशी जो होते थे वो पशुओं की तरह व्यवहार करते थे भारतीयों पर। उन पे कोई दया नहीं थी उनको भारतीयों पर। तो इस क्रांति के मार्ग में चंद्रशेखर के हाथों से कोई अगर मारा जाता तो चंद्रशेखर को उसके ऊपर सहानुभूति भी होता और उनके आंसू भी छलक पड़ते। वह सार्वजनिक कार्य पद्धति में अपने काम में दया का दूसरा नाम कायरता समझते थे और क्षमा का दूसरा नाम आपत्ति। तो इस तरीके से भी हम देखते हैं कि क्रांतिकारी के मार्ग में आकर नष्ट हो जाने वाले प्राणियों के प्रति उनके मन में कैसे अपार श्रद्धा थी, अपार सहानुभूति थी। कठोरपन देश को, उनका जो कठोरपन था वो देश को आजाद कराने के लिए था, लेकिन वो मन के बहुत ही कोमल स्वभाव के थे। ईश्वर, धर्म और पाप पुण्य विषयक विवाद के लिए उनके पास समय न था। इस तर्क वितर्क को वे अवकाश का वाक विलास समझते थे। वाक विलास यानी बातचीत का आनंद। मैं कह नहीं सकता कि उनके इन विषयों के संबंध में क्या मान्यताएं थी, पर यह निर्विवाद कहा जा सकता है। जिस मान्यता से मन में हिचक, शैथिल्य, कार्य विरूपता, बुद्धिवाद, पलायनवाद को अवसर मिले, उसके वे पूर्ण प्रतिकूल थे। ईश्वर, धर्म और पाप पुण्य ये सभी चीजों के बारे में सोचने के लिए चंद्रशेखर आजाद के बाद इतना समय नहीं था। वो किसी से तर्क वितर्क ये सब करना, ये सब अपने बातचीत का या बातचीत का आनंद लेना, तो तर्क वितर्क ये सब करना, वाक विलास करना, ये वो समझते थे कि ये वाक विलास करके लोग बातचीत का आनंद लेते, तर्क वितर्क करते हैं। लेकिन लेखक को, सदगुरु शरण को ये नहीं पता था कि उनके कौन कौन से विषयों के संबंध में क्या क्या मान्यताएं हैं। जिस मान्यता से मन में ये कहा जा सकता है, लेकिन कि जिस मान्यता से मन में हिचक, शैथिल्य यानी ढीलापन, कार्य भीरुता, कार्य से डरना, बुद्धिवाद, पलायनवाद, ये सबको जो अवसर मिले उसके वे पूर्ण प्रतिकूल थे, मतलब अलग थे उससे। वो न डरने वाले थे, न ढीलेपन वाले व्यक्ति थे, न उनको हिचक था। ये सब चीजें उनमें उनके वो प्रतिकूल थे पूरी तरीके से। हाँ, पर पाप और पुण्य के अनेकार्थी और आज की व्यापक व्याप्ति को चाहे वे न मानते हो और कदाचित नहीं भी मानते थे, परंतु जीवन की पवित्रता, सामाजिक निर्मलता, व्यक्तिक उज्ज्वलता तथा नैतिक उच्चता के वे बड़े पोषक थे। कोई यह विश्वास नहीं कर सकता था कि हत्याओं को बेधड़क कर डालने वाले हाथ स्पर्श में इतने कोमल और नागरिक हो सकते हैं। वो पाप और पुण्य के अनेकार्थी और आज की व्यापक व्याप्ति को चाहे वे न मानते, आज के पाप पुण्य ये सभी चीजों को वो नहीं मानते थे, कदाचित नहीं भी मानते थे, परंतु वो किन किन चीजों को मानते थे? जैसे जीवन की पवित्रता, सामाजिक निर्मलता, व्यक्तिक उज्ज्वलता, कैसे वो
आगे बढ़ सकता है। नैतिक उच्चता, अपने मूल रूप को, नैतिक मूल्य को हमेशा वो मानते थे। इन सभी चीज को या इन सभी चीजों को लेकर, चाहे वो जीवन की पवित्रता हो, सामाजिक निर्मलता हो, व्यक्तिक उज्ज्वलता हो, नैतिक उच्चता हो, इन सभी के वो पोषक थे। इन सभी चीजों को वो मानने वाले थे। कोई यह विश्वास नहीं कर सकता कि जो इंसान इतना बेधड़क होकर लोगों को गोली से मार सकता है, उसके हाथ इतने कोमल और नागरिक हो सकते हैं। वे सबको कठोर, बहुत सारे लोग उनको समझते थे, लेकिन वो बहुत ही कोमल मन वाले व्यक्ति भी थे। मैं जब इन पंक्तियों को लिख रहा हूं, तब भी उनकी मनोहार मेरे सामने घूम रही है। मन को हरने वाली, कितने अधिक व्यक्तियों में उनकी जड़ें, कितने अधिक व्यक्तियों में उनकी जो ममता है, ममता की जड़ें जमी है। यह आज उनके उन्मूलित होने के बाद ज्ञात हो रहा है। राजनैतिक उन्हें सराहे और स्वतंत्रता प्राप्ति का अग्रदूत समझकर उनकी प्रतिमा बनाकर अर्चना करे। इतिहासकार अपनी पुस्तकों को उनकी प्रशंसा से सजावे और उनके महत्व का निर्णय करे। साहित्यिक उन पर उपन्यास, कहानियां और काव्य की रचना करके उन्हें अमर बना दे। संपादक गण उन पर लेख और टिप्पणियां लिखकर उनके साथी और सहकारी सभा में भाषण दे और एकांत में आंसू बहावे। परंतु मेरे ऐसे अलग देखने वाले किंतु निकट अनुभव करने वाले कर्म क्षेत्रों से कोसों दूर प्राणी केवल धवल कागज पर कुछ काली सतरें खींचने के अतिरिक्त कर ही क्या कर सकते हैं। इन पंक्तियों को उकसाने वाले भी वही हैं। उन्हीं की विस्मृति तक पहुंचने के लिए उन्हीं की स्मृतियों को आज की पंक्तियां अर्पित है। तो इसमें लेखक ये कह रहे हैं कि आज वे उनकी जो बातें हैं वो मन को हरने वाली है। कैसे वो कितने अधिक व्यक्तियों में उनकी जो ममता है वो कैसे जड़ें जमी हुई है। आज भी लोगों के मन में उनके प्रति कितना सम्मान है। यह सब चीज उनको उनके जाने के बाद ज्ञात हो रहा है। हमें चंद्रशेखर आजाद के लिए राजनीतिक सराहना करनी चाहिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के वो अग्रदूत है, उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उनकी प्रतिमा बनाकर पूजा करनी चाहिए, अर्चना करनी चाहिए। इतिहास की पुस्तकों में उनके बारे में दर्ज करना चाहिए। महत्वपूर्ण निर्णय, साहित्य उन पर उपन्यास लिखे, कहानी लिखे, उनके ऊपर काव्य रचना करे, उन्हें अमर बना देना चाहिए। संपादक गण जो है उन पे लेखन का कार्य करे, उन पे टिप्पणियां लिखकर उनके साथी को या अपने सभाओं में भाषण दे, एकांत में आंसू बहावे। परंतु मेरे जैसे यानी लेखक के जैसे कर ही क्या सकते, धवल कागज, सफेद कागज पर कुछ लाइनें लिखकर इसके अतिरिक्त वो कुछ नहीं कर सकते, यानी लेखन का कार्य कर सकते हैं। तो इन पंक्तियों को उकसाने वाले भी वही है। उन्हीं की विस्मृति यानी भूलना तक पहुंचने के लिए उन्हीं की स्मृति को आज की पंक्तियां अर्पित है। हमारी यादों में चंद्रशेखर आजाद को रखने के लिए उनके इतिहास में दर्ज होने चाहिए नाम। संपादक गण उसमें लेख लिखे, साहित्य उन पर उपन्यास, कहानी, काव्य लिखे, पुस्तकों में उनकी प्रशंसा की जाए। जो उन्होंने कार्य किया है उन्हें सबके सामने प्रेजेंट किया जाए। तो चंद्रशेखर आजाद के बारे में हमने यही पढ़ा कि शॉर्ट फॉर्म में देखें तो महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद लेखक सदगुरु शरण अवस्थी के भाई के मित्र थे। उनकी चंद्रशेखर आजाद से अनेक बार जगह जगह पर भेंट हो जाती, मुलाकात हो जाती और उन्होंने इसीलिए उनको नजदीक से जाना पहचाना। चंद्रशेखर आजाद कैसे थे, तो वो आकर्षक व्यक्तित्व के धनी थे। वह निडर थे, अपने आप पर उनको पूरा भरोसा था, मृदुभाषी थे, संस्कारी वीर पुरुष थे। और इस संस्मरण में हमने देखा कि चंद्रशेखर आजाद के जीवन, व्यक्तित्व, स्वभाव तथा उनकी मान्यताओं का वर्णन हमने इसमें देखा। तो इस प्रकार से ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। उम्मीद है ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।